So the point that we were discussing is it is compulsory to charge depreciation. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ट्रू एंड फेयर पोजीशन अफेक्ट होता है, एंड it is also prescribed in the Companies Act as well as Income Tax Act that it is compulsory to charge. इसका एक रीजन बता देता हूँ. What was happening earlier कि अगर इसको कंपल्सरी नहीं बनाया गया था तो कुछ पर्टिकुलर ईयर में, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट कम है, ओके, तो कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता था, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता था, और वही प्रॉफिट वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे देते. एक्चुअली प्रॉफिट या एक्चुअली डिविडेंड तभी देना चाहिए जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हो, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो. उसी सिचुएशन में कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है. बट व्हाट कंपनीज वर डूइंग वाज कि वो लोग या तो कम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे या तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते थे, और जो भी प्रॉफिट बढ़ता था वो अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर देते थे. दैट इज व्हाई इट वाज मेड कंपल्सरी. ओके, नाउ व्हिच आर द मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन? ये तो आना चाहिए सब लोगों को. Return down value method. Straight line method. Then return down value. Return down value method. Mileage method. Also, did not get you. Straight line method, return down value method, और चलो बता देता हूँ कौन सी नई मेथड है. ओके, then Depletion method. depletion, fine enough. And there is sinking fund method. Okay, इसके अलावा machine hours method. The mileage method. माइलेज, ओके, ये फिजिकल यूनिट्स में आ जाएगा, वो चलेगा. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, सम ऑफ इयर्स, डिप्लीशन, सिंकिंग फंड, मशीन आवर्स, फिजिकल यूनिट, एन्युइटी मेथड. ओके, these are the different methods which are used. इन सबके आपको एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. In the book they have given one example each of the method. Okay, now I think probably you are aware of with two methods only. आपने अभी तक जो क्वेश्चंस किए वो दो मेथड से ही किए या उससे ज्यादा? Have you done anything more than this? हाँ, ठीक है. तो हम इसके हर एक मेथड के अलग अलग क्वेश्चंस करने वाले हैं. हाउ अ मेथड शुड बी सिलेक्टेड. हमें अगर एसएलएम सिलेक्ट करना है, डब्ल्यूडीवी सिलेक्ट करना है, सम ऑफ इयर्स है, डिप्लीशन है. ओके, हाउ अ मेथड शुड बी सिलेक्टेड. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा मेथड सही है? वो डिस्कस करते हैं. द मेथड selected should reflect a pattern of usage. क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए? पैटर्न ऑफ यूसेज.
Is it okay? Just a second. Okay. So whatever method I am selecting should reflect a pattern of usage. अगर मेरा इनिशियल ईयर्स में मशीन का यूसेज ज्यादा है और उसके बाद उसका यूज धीरे धीरे कम हो जाता है, जो नॉर्मली होता है, कई सारे बिजनेसेस में ऐसा भी होता है कि इनिशियल ईयर्स में मेरा यूसेज ज्यादा है और जो लेटर ईयर्स है उसमें मेरा यूसेज कम हो जाता है, देन आई विल यूज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें इनिशियली डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा. ओके, सो एनी मेथड that is selected for the purpose of charging depreciation should reflect a pattern of usage. जैसा आपका यूसेज पैटर्न है, अगर आपका यूसेज पैटर्न कॉमन है, एवरी ईयर स्ट्रीमलाइंड है, then you can use straight line method. But for the purpose of ease, the Companies Act has given an option to charge depreciation according to SLM, and Income Tax Act has made it mandatory that you need to charge depreciation according to WDV only. तो प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ दो ही मेथड ज्यादातर यूज की जाती है, ओके, SLM एंड WDV. What if there is a change in the residual value or useful life? The depreciation, that is change depreciation, should be charged prospectively. ऐसा मतलब हमें उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, ऐसा इफेक्ट देना है प्रोस्पेक्टिव, अभी से, henceforth. Is it okay? ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कैन द एसेट बी रीवैल्यूड? यस, इट कैन बी रीवैल्यूड अपवर्ड और डाउनवर्ड. ओके, एक बार अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया तो क्या बाद में हो सकता है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन इज आल्सो अलाउड? सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन इज आल्सो अलाउड मींस अगर मैंने पहले अपवर्ड किया और कुछ सालों के बाद मुझे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है तो वो भी अलाउड है. पहले डाउनवर्ड किया फिर अपवर्ड करना है तो भी अलाउड है. पहले अपवर्ड किया था फिर से अपवर्ड करना है तो भी अलाउड है, और पहले डाउनवर्ड किया था फिर डाउनवर्ड करना है तो भी अलाउड. But you must have a justification for each and every activity that you do. Okay, next question is how to treat profit or loss arising on the sale of asset. Okay, that we already know कि हम उसको P&L में ट्रांसफर करते हैं. And what is the component based accounting and depreciation? कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ये नया है आपके लिए. Component based accounting means not to consider an asset as one. Depreciation can be charged कंपोनेंट वाइज. आपकी मॉड्यूल में जो आपका चैप्टर है उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो है एयरक्राफ्ट. ओके, तो एक एयरक्राफ्ट बनाने में नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं. जैसे उसका इंजन होगा, उसका फ्रेम होगा, अंदर इंटीरियर होगा, और सबका यूजफुल लाइफ एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? यूजफुल लाइफ अलग अलग.
Okay, so when the useful life is different, the usage pattern is different, then the accounting standard 10 allows you not to consider the aircraft as one asset, but it can be divided into components. तो फिर आप ऐसा बोलोगे सर एक उसमें छोटा सा नट होता है या स्क्रू होता है, उसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? ऐसा नहीं. ओके, जो भी कंपोनेंट आप डिफरेंटली ट्रीट करना चाहते हो, इट शुड बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट considering the overall value of asset. It should be a significant part considering the overall value of asset. What is a significant part? It should be approximately 10% of value of asset. This is not a strict condition कि 10% होना ही चाहिए, बट वो 10% के नियर बाय होगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट पार्ट मानेंगे. जैसे मान लो कि जो एयरप्लेन है उसके टायर्स को फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसका लाइफ अलग होगा. ओके, उसका इंजन होगा, उसका ओवरऑलिंग होता है बार बार, और उसमें वेरी फ्रीक्वेंटली पार्ट्स चेंज किए जाते हैं. ओके, उसका जो मेन फ्रेम है वो शायद 15-20 साल तक चल सकता है. ओके, तो हर एक ऐसी एसेट जो एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल कॉस्ट की कंपैरिजन में 10% या उससे ज्यादा है, तो उसको सिग्निफिकेंट कंपोनेंट माना जाएगा, और उसके लिए हम लोग अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं. मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि टोटल एयरक्राफ्ट का कॉस्ट 100 करोड़ है और उसमें से किसी एक कंपोनेंट का कॉस्ट लेट्स से 100 है, किसी भी एक कंपोनेंट का कॉस्ट लेट्स से 15 करोड़ है, तो मैं 85 करोड़ पे अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और 15 करोड़ पे अलग. ओके, तो वो सिर्फ सिग्निफिकेंट पार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है. उसका यूजफुल लाइफ, यूसेज पैटर्न वो भी अलग होना चाहिए. चलो ऐसा हुआ कि हमने 4-5 पार्ट्स बनाए, पर इसमें से कोई 2 पार्ट ऐसे हैं जिसका यूजफुल लाइफ ऑलमोस्ट सेम है. अब ए बी सी डी ई ऐसा करके 5 पार्ट बनाए किसी भी एसेट के, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी जो है उसका यूजफुल लाइफ ऑलमोस्ट सेम है, उसका यूसेज पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो ए और बी को अलग अलग नहीं लिख के उसको कंबाइन भी कर सकते हैं. ओके, अनदर सच एग्जांपल इज बिल्डिंग. बिल्डिंग में क्या कंपोनेंट हो सकता है बताओ? कौन से अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं? लिफ्ट. लिफ्ट. इसके अलावा बस बिल्डिंग है, लिफ्ट है, खत्म हो गया. पार्किंग टेरेस. पार्किंग टेरेस, पर वो तो पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो गया ना. मेन फ्रेम ऑफ बिल्डिंग ऐसे बोलेंगे. चलो, हमने इसमें सोलर सिस्टम लगाया है, एक बड़ा सा फ्लैट बनवाया है, मतलब 20, 25, 50 फ्लैट्स बनाए हैं, तो उसमें सोलर सिस्टम लगाया है. ओके, विल इट बी ट्रीटेड डिफरेंटली और टुगेदर? उसका अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं. यस. ओके, चलो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ अलग किया है हमने उधर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैन इट बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट मैनर? हो सकता है ना? यस. सो ऑल दीज थिंग्स, मतलब एक बिल्डिंग पे एक असेट गिन के डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो अलग होगा. ओके, और उसके कंपोनेंट बना के करोगे तो पॉसिबल है कि किसी एक का लाइफ 5 साल है, किसी का 7 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 2 साल है, तो ऑल विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली. इज इट ओके? हमने अभी तक 13 पॉइंट्स पढ़े, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो. लगभग कंसेप्चुअल पार्ट खत्म कर दिया है. ओके, हमें सिर्फ अब अकाउंटिंग वाले एस्पेक्ट पे ध्यान देना है. बट व्हाट आई विश इज
कि आप प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी पे ध्यान दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसपे रियल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। आपको अभी लगेगा कि यार डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट गिनना है, उस पर परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है, जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ओके, इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, पर प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने बहुत कंसिडरेशंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कॉस्ट गिना, ओके, आई हैव कैलकुलेटेड अ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर हियर। नाउ if I have purchased an asset and given an asset, मतलब एक एसेट खरीदा, उसके सामने दूसरा एसेट दे दिया, ऐसा भी हो सकता है ना, एक्सचेंज, तो कॉस्ट क्या होगी? ओके, that can be one consideration. Okay, if I have purchased an asset and I have issued equity shares or preference shares or debentures, it is not necessary to give cash all the time. मैंने कोई भी एसेट खरीदा, उसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर इशू किए या बॉन्ड इशू किए, ओके, तो मुझे कॉस्ट कैसे गिनना है? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कंसिडरेशंस होते हैं। ओके, और एक जो सेंटेंस हम इंक्लूड करना भूल गए थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ओके, अगर मैंने मशीन को इंस्टॉल किया है ना, और उसको 15 साल यूज करने वाला हूं, तो 15 साल के बाद उसको अनइंस्टॉल भी करना पड़ेगा ना, कि नहीं? मशीनरी है, उसको इंस्टॉल किया है, तो 15 साल के बाद क्या करेंगे? चलो फटाफट खोलो और निकालो इसको। इज इट सो? कि उसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए होता है, मैकेनिज्म You चाहिए। need a proper mechanism। तो उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे कि आप इसको डिसमेंटल करो, तो ओके। और कई सारे पॉल्यूशन लॉज भी बीच में आते हैं कि आप उसको निकाल के कहीं भी फेंक सकते हो, ऐसा नहीं होगा, उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना पड़ेगा ना? तो आज से 15 साल के बाद जब मैं इस मशीन को अनइंस्टॉल करूंगा, तो मुझे कितना खर्चा होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। नाउ व्हाट इज अ प्रेजेंट वैल्यू? है ना, से फॉर एग्जांपल, आज मैं कोई भी चीज का खर्चा करूं, कंसिडरिंग नॉर्मल थिंग्स ना, नॉर्मल इकोनॉमिक्स, और कल मुझे उसी चीज के लिए खर्चा करना है, तो वो खर्चा ज्यादा होगा कि कम होगा? I am spending for some item today and for the same item I will be spending 1 year hence, 1 साल के बाद, तो मेरा खर्चा ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। मोस्टली ज्यादा होता है। सो इन अ सिमिलर मैनर, आज से 15 साल के बाद जो हम डिसमेंटलिंग करने वाले हैं, ओके, उसका खर्चा समझो कि 10 लाख होने वाला है, पर अगर वही खर्चा आज होता तो कम होता कि ज्यादा होता? कम होता। कम होता। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। और अगर फ्यूचर में होगा तो कंपाउंडेड वैल्यू, ओके। बट मुझे फ्यूचर की जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी मैकेनिज्म है, मैं सिखाऊंगा, और वो इस चैप्टर में इतना ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, बट स्टिल है ना, एक टॉपिक है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में 10 लाख का खर्चा होने वाला है, तो उसका आज कितना खर्चा होगा, दैट शुड ऑल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, उसको भी मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के पास से लीज होल्ड लैंड लिया है, I have taken a land on lease on which I want to build a school। मुझे यहाँ पे स्कूल बिल्डअप करना है, तो मैंने जो भी लेसर है जिसने मुझे लीज पे प्रॉपर्टी दिया है, उसको ऐसा कहा, मुझे 30 साल के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, I want the property for a period of 30 years, but the lessor has put up a condition
The lessor has put up a condition that in the form that I have given you the land, मैंने आपको जिस फॉर्म में वो जमीन दी है मुझे उसी फॉर्म में वापस चाहिए. ओके, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैंने वहां पे जो स्कूल बनाई है, से फॉर एग्जाम्पल, ओके, स्कूल बनाया, उसको 30 साल चलाया, 30 साल के बाद जब मुझे वो लैंड वापस करनी है उसके ओरिजिनल ओनर को, तो उस जब मैंने लिया था तब उसके ऊपर स्कूल नहीं था, मैंने स्कूल बनाया था, बिल्डिंग बनाया था. तो कंडीशन क्या थी कि जिस कंडीशन में मैंने दिया था उसी कंडीशन में वापस देना पड़ेगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू आई नीड टू डू? हाँ, वो स्कूल तोड़ना पड़ेगा ना, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो उसके लिए भी खर्चा तो होगा ना. बहुत बड़ा स्कूल बनाया है, उसको तोड़ना है, या कोई भी बिल्डिंग खड़ा किया है, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसको तोड़ना है, तो बट ऑब्वियस उसके लिए खर्चा होने वाला है. तो उसका वैल्यू भी मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना है. द रीजन गिवन इज कि मुझे वो डिसमेंटलिंग का खर्चा इसके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने कुछ इंस्टॉल किया था. अगर मैं इंस्टॉल ही नहीं करता तो मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ता. बट आई हैव इंस्टॉल्ड, सो नेसेसरीली आई विल हैव टू अनइंस्टॉल एज वेल. अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है तो मुझे डिस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा अगर वो नेसेसरी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो. ओके, दैट इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. कई सारे नए नए टॉपिक्स हैं, कई सारी नई नई चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, बट टू बी प्रिसाइज आपका जो थियोरिटिकल पार्ट है, ओके, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का, दैट इज कवर्ड अप एंड दैट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. And if I try to teach you this standard in detail, then it will take almost 10 lectures only for the theory to understand. 10 लेक्चर तो सिर्फ इसकी थ्योरी समझने में लग जाएंगे, उसके बाद उसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाके स्टार्ट होगा. बट एट सीए फाउंडेशन लेवल इट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड. ओके, आपने 11th में कुछ पढ़ा, उसका कुछ एडवांस्ड लेवल आप सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो और थोड़ा और एडवांस लेवल आप सीए इंटर में पढ़ो. ओके, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका सीए इंटर लेवल पे भी आने वाला है. ओके, चलो, थैंक्स अ लॉट, कल मिलते हैं. Thank you, sir.